हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स की इस सेकंड क्लास में। आपने हमारे पहले क्लास को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आ रही होगी। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। सो फर्स्ट क्लास में हमने बात की थी पेज नंबर 11 तक, जिसका हमारा लास्ट टॉपिक था फैबल, पैरेबल एंड एग्जाम्पल की बात की थी हमने। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर आपके पास ये बुक है तो ये बुक आपको काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जो हाईलाइट किए हैं, ये आप भी हाईलाइट करके उन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलिट्रेशन की बात करें, पेज नंबर 12 पर है। तो ये एलिट्रेशन क्या है? इज़ अ रिपीटिशन ऑफ अ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स। मतलब यह अपने पास के ही जो नियर बाय वर्ड्स हैं, पास के ही जो वर्ड्स हैं, जो साउंड्स हैं, उनकी रिपीटिशन के बारे में बात होती है। आमतौर पर यह केवल कॉन्सोनेंट पर ही लागू होता है जब वे किसी शब्द या स्ट्रेस सिलेबल की शुरुआत में आते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ये किसी कॉन्सोनेंट पे या तो स्ट्रेस सिलेबल की अगर बात करें तो उसी पर इनकी बात की जाती है। इसके अलावा मैं अगर आगे आपसे बात करूँ तो जो ओल्ड इंग्लिश का एलिट्रेटिव मेथड है, ठीक है, पुरानी अंग्रेजी कविता में यह मुख्य संरचना साधन जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजिंग डिवाइस है, ठीक है, उसमें बहुत ही मेन प्ले करता था। मतलब जो हमारी ओल्ड इंग्लिश होती थी, जैसे एक पोएम मैं बात करूँ यहाँ बियोविल्फ की, तो उस तरीके की जो पोएम्स हुआ करती थी, उस पोएम में एलिट्रेशन का, और ओल्ड इंग्लिश में जितनी भी पोएम्स लिखी गई हैं उसमें एलिट्रेशन का भर भर के यूज़ होता है। इसमें कविता बिना राइमिंग की होती है और हर लाइन एक सेजुरा के द्वारा दो भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि सेजुरा के द्वारा दो भागों में डिवाइड होता है। अब इसी एलिट्रेशन में एक और चीज़ भी यहाँ बताई गई है, वो है कॉन्सोनेंट्स। अब यहाँ कॉन्सोनेंट्स के बारे में अगर बात करें तो कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताया गया है कि ये रिपीटिशन है। और किस चीज़ का रिपीटिशन है? ये दो या दो से अधिक जो कॉन्सोनेंट साउंड हैं, लेकिन इसके बीच में जो इंटरवीविंग वॉवेल्स हैं, उनको आप कॉन्सोनेंट्स कहते हो। अब यहाँ पे W.H. ऑडेन की जो पोएम है 1930 में, ओ वेयर आर यू गोइंग सैड रीडर टू राइडर, ये एक तरीके से यहाँ पर प्रोमिनेंट यूज़ करते हैं इस डिवाइस का, जो उनके सक्सेसिव लाइंस एंडिंग में आती हैं, राइडर टू रीडर, फारर टू फियरर एंड हियरर टू हॉरर। ये कॉन्सोनेंट्स बताते हैं हमें। अगर एजोनेंस की बात करें तो एजोनेंस में जो पास के शब्द होते हैं, एक समान या एक जैसे वॉवेल, उनकी जब पुनरावृत्ति होती है तो उसे आप एजोनेंस कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जॉन किट्स की जो लाइन है पोएम में, ऑन ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न 1820, इसमें भी इस लाइन का वो जिक्र करते हैं, दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस दो फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। सो हमने देखा एलिट्रेशन एंड देन कॉन्सोनेंस एंड देन एजोनेंस। अब पेज नंबर 13 की अगर बात करें तो पेज नंबर 13 में हमें एक टॉपिक मिलता है एंड दैट टॉपिक नेम इज़ एल्यूजन। एल्यूजन के बारे में क्या बताया गया है? एल्यूजन का मतलब होता है कि किसी संकेत या तो उल्लेख के बारे में बात करना। संकेत या उल्लेख किस तरीके से कि एल्यूजन इज़ अ पासिंग रेफरेंस विदाउट एक्सप्लिट आइडेंटिफिकेशन टू अ लिटरेरी और हिस्टोरिकल पर्सन, प्लेस और इवेंट और टू अनदर लिटरेरी वर्क ऑफ अ पैसेज। तो एल्यूजन किसी साहित्यिक या ऐतिहासिक व्यक्ति, स्थान, घटना या किसी अन्य लिटरेरी कृति का एक अप्रत्यक्ष पासिंग रेफरेंस विदाउट एक्सप्लिट आइडेंटिफिकेशन होता है, अप्रत्यक्ष रेफरेंस होता है। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो एलिजाबेथन टाइम में थॉमस नाश नाम के एक राइटर हैं और उनका वर्क है लाइटनिंग इन टाइम ऑफ प्लेग। यहाँ पर वो लाइटनिंग इन टाइम ऑफ प्लेग, यहाँ पर वो डस्ट हैथ क्लोज हेलेंस आई। ठीक है, ये लाइन देखिएगा, डस्ट हैथ क्लोज इन हेलेंस आई। इस लाइन में ट्रॉय जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रॉय की जो प्रसिद्ध हेलेन ऑफ ट्रॉय है उसकी तरफ वो इशारा करते हैं। अब ये जो हेलेन है ना, ये हेलेन कौन है? हेलेन ऑफ ट्रॉय है, तो उसके बारे में वो इशारा करते हैं। अब इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है हमारे पास T.S. इलियट का, क्योंकि एल्यूजन का मतलब ही है संकेत या उल्लेख। मतलब अपनी पोएम में किसी कैरेक्टर को या किसी घटना को, स्थान को या किसी लिटरेरी वर्क को
उसकी तरफ बताते हुए इशारा करना। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें दिखाई दिया है थॉमस नैस का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ टी एस इलियट का। टी एस इलियट के वेस्टलैंड 1922 में अब यहाँ पर इन्होंने डिस्क्राइब किया है वुमेन को एट हर मॉडर्न ड्रेसिंग टेबल। अब यहाँ पे मॉडर्न ड्रेसिंग टेबल को एक्सप्लेन करने के लिए वो क्या करते हैं, विलियम शेक्सपियर के एंटोनी और क्लियोपेट्रा की प्रसिद्ध लाइन द बार्ज शी सैट इन लाइक अ बर्निश थ्रोन बर्न ऑन द वाटर, इस लाइन का उपयोग एक आयरनिक एल्यूजन के रूप में किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टी एस इलियट ने भी वेस्टलैंड में कितनी बारीक तरीके से एल्यूजन का यूज़ किया है वाइल यूजिंग द टर्म ऑफ विलियम शेक्सपियर। इसके अलावा हम एक और बात बता दें यहाँ पर, ये लेखक जो राइटर और रीडर होते हैं उनके बीच एक फंड ऑफ नॉलेज होता है, जो कि आप उसे जितना ज़्यादा पढ़ते रहेंगे उस चीज़ की आपको डिटेल नॉलेज उतना ज़्यादा होती रहेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ एल्यूजन। इसके अलावा नेक्स्ट पेज नंबर 14 पे अगर हम बात करें तो पेज नंबर 14 पे हमें दिखाई देती है एम्बिग्यूटी। अब एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ क्या है, अस्पष्ट है, वो बहुत ही क्लियर नहीं है। अब इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि इन ऑर्डिनरी यूसेज ऑफ एम्बिग्यूटी इज अप्लाइड टू अ फॉल्ट इन स्टाइल दैट इज़ द यूज ऑफ वेग और इक्विवोकल टर्म और एक्सप्रेशन व्हेन व्हाट इज वांटेड इज प्रिसाइजन एंड पर्टिकुलरली ऑफ रेफरेंस। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमें दिखाया जाता है कि एम्बिग्यूटी में सामान्य भाषा में इसे एक दोष, फॉल्ट इन स्टाइल माना गया है, जहाँ पर वेग और इक्विवोकल होती है। मतलब कोई भी चीज़ सही तरीके से नहीं होगी, उस चीज़ को घुमा फिरा के कहा जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब किसी चीज़ को घुमा फिरा के कहा जाता है तो क्या उसके मायने रहते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हम लिटरेचर में बात करें तो एक बहुत ही फेमस नाम निकल कर आता है विलियम इम्सन का। विलियम इम्सन ने अपनी जो बुक है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी 1930, अब वो 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी में यहाँ एग्जांपल देख लीजिएगा, मैंने हाईलाइट किया हुआ। मैंने इसलिए कहा कि जो जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं वो आपके लिए बड़े हेल्प होने वाले हैं, हेल्पफुल। सो यहाँ पे 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी में इन्होंने एक पोइट्री के थ्रू डेलिब्रेट पोइट्रिक डिवाइस के रूप में स्थापित किया है, और इसके तहत ही एक शब्द या वाक्यांश से एक से अधिक अर्थ या भावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। इसे मल्टीपल मीनिंग या पल्सिंग्रेशन भी कहा जाता है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, मल्टीपल मीनिंग या पल्सिंग्रेशन भी कहा जा सकता है। यही एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब किसी भी चीज़ के बारे में स्पष्ट तरीके से बात नहीं की जाएगी। इसका और एग्जाम्पल है, अब इसमें कुछ जो टर्म्स लिए जाते हैं यहाँ पर देखिएगा लास्ट में, पोर्टमेंट्यू वर्ड। अब पोर्टमेंट्यू किस तरीके से डिज़ाइन होता है? पोर्टमेंट्यू डिज़ाइन होता है एक लार्ज सूटकेस दैट ओपन्स ओनली 2 इक्वल कंपार्टमेंट एंड वाज इंट्रोड्यूस इनटू लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय हम्प्टी डम्प्टी। अब यहाँ पर 2 अलग अलग शब्दों के अर्थ और ध्वनियों को एक साथ जोड़कर बताया जाता है, फ्यूज़न ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। अब यहाँ पे लेविस कैरोल ने अपनी जो बुक है थ्रू द लुकिंग ग्लास 1871 में हम्प्टी डम्प्टी के बारे में बात की है। अब यहाँ पे हम्प्टी डम्प्टी किस तरीके से बात की है? लेविस कैरोल की थ्रू द लुकिंग ग्लास हम्प्टी डम्प्टी 1871 में इन्होंने सिल्थी शब्द लीथ और स्लिमी को जोड़कर बनाया है, और जेम्स जॉयस भी इस तरीके की कविताओं के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। सी द नेम हियर, जेम्स जॉयस भी इस तरीके की कविताओं के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। पेज नंबर 15 पे अगर हम कुछ और टर्म्स की बात करें तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी में ही एक और नाम हमें दिखाई देता है जैकस डेरिडा का भी, और इसके अलावा क्रिस्टोफर नोरिस की अगर हम बात करें, या नाइजल मैप की बात करें, विलियम एम्सन की बात करें, तो ये सारे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम निकल कर आते हैं एम्बिग्यूटी में। अब एम्बिग्यूटी के बाद नेक्स्ट पेज पर अगर हम देखें सो हमें नेक्स्ट टर्म दिखाई देता है एंटी हीरो। अब एंटी हीरो का टर्म्स क्या निकल कर आता है? एंटी हीरो। अभी आप मुझसे पूछो कि सर आप ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बता रहे हो, तो यहाँ पर मेरा एक ही टर्म है आप लोगों के लिए बताने का, कि आप देखोगे तो यहाँ पर एंटागोनिस्ट 294 पे दिया हुआ है, एंथ्रोपोसेंट्रिक ये 99 पे दिया हुआ है, एंटी क्लाइमेक्स 28 पे दिया हुआ है, एंटी फाउंडेशनलिज्म 308 पे दिया हुआ है। तो मतलब जो मेन टर्म्स हैं वो वहाँ पर दिए हुए हैं, उसके लिए पेजेस टर्न करने पड़ेंगे। तो जो यहाँ पर दिया हुआ है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हाईलाइट करते हुए आपके लिए चल रहा हूँ, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अब एंटी हीरो की अगर हम बात करें, द चीफ पर्सन इन अ मॉडर्न नॉवेल और अ प्ले हुज कैरेक्टर्स इज वाइडली डिस्क्रिपेंट फ्रॉम
दैट ऑफ ट्रेडिशनल प्रोटोगोनिस्ट और हीरो ऑफ अ सीरियस लिटरेरी वर्क। अब इस चीज़ को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो एंटी हीरो आधुनिक जो नॉवेल हैं, जो मॉडर्न नॉवेल हैं या फिर प्ले हैं, उसका जो मेन कैरेक्टर है, चीफ पर्सन है, उसके महानता, गरिमा, शक्ति या वीरता, उन सभी गुणों से वो क्या होगा, वो होगा अपोजिट। ठीक है, उसमें कोई भी हीरो वाली क्वालिटी नहीं होगी। इसके बजाय वो छोटा सा होगा, दब्बू होगा, जोकर जैसा इंसान होगा या बेईमान हो सकता है वो। अब इसकी शुरुआत कैसे मानी जाती है, तो इसकी शुरुआत मानी जाती है 16th सेंचुरी में पिकारेस्क्यू नॉवेल से। अब 16th सेंचुरी में जो पिकारेस्क्यू नॉवेल है, उनमें डैनियल डोफो का जो प्ले है मॉल फ्लैडर्स 1722, इस पार्ट को देखिएगा, मॉल फ्लैडर्स 1722, तो ये वहाँ से ओरिजिन होता है। और लकीली ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, जो 1939 टू 1945 में हुआ था, उस वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये काफ़ी ज़्यादा फेमस पाता है। इसके कुछ फेमस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो किंग्सले एमिस का लकी जिम, इसे आपने आई थिंक थिएटर ऑफ एब्सर्ड में भी देखा होगा अगर आपको याद हो तो। जोसेफ हेलर का कैच 22 1961, यहाँ पे एग्जाम्पल में नाम दिया हुआ है जोसेफ हेलर का। इसके अलावा सैमुअल बेकेट के नाटक वेटिंग ऑफ गोबोट, सी हेयर, यस, वेटिंग ऑफ गोबोट, यहाँ पर भी आपको इसके टर्म्स एंटी हीरो के दिखाई देते हैं। अब ये सारे एग्जाम्पल्स के बाद अगर आप एंटीथेसिस की बात करें, नीचे दिया हुआ है पेज नंबर 16 पे, एंटीथेसिस में आपको क्या देखने को मिलता है। एंटीथेसिस एक तरीके से है विरोधाभास। अब ये ऑक्सीमोरॉन में भी विरोधाभास ही होता है, बट इसका विरोधाभास अलग तरीके से है, जहाँ पर एक सामान्य वाक्य रचना, ठीक है, जो पैरलिज्म के भीतर विचारों या अर्थों का एक स्पष्ट विरोध या विषमता है, अ कंट्रास्ट और अपोजिशन इन द मीनिंग ऑफ contiguous phrase or clause that manifest parallelism, that is similar word order or structure that their syntax। एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग पार्ट हो जाएंगे। अब एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग पार्ट के लिए पहले एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। एपिस्टल टू डॉक्टर अर्थभट अलेक्जेंडर पोप 1735, ये उनके फेमस एंटीथेसिकल पार्ट में से एक है। इसके एग्जाम्पल में आप देखेंगे, सी हेयर, मैरिज हैज़ मैनी पेन्स बट सेलिबेसी हैज़ नो प्लीजर। मतलब पहली लाइन को दूसरी लाइन कॉमा के बाद क्या करती है, काट देती है। एक और एग्जांपल है, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, मनुष्य जैसा चाहता है भगवान उसके जस्ट अपोजिट करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। नेक्स्ट पार्ट हमें दिखाई देता है आर्केइज्म। अब आर्केइज्म की अगर हम बात करें तो आर्केइज्म में हमें पुरानी भाषा का यूज़ करना सिखाया जाता है। अब आर्केइज्म में पुरानी भाषा का जो यूज़ है उसको आप देखिए किस तरीके से इस टर्म का यूज़ करते हैं वो, कि द लिटरेरी यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस दैट हैव बिकम एब्सोलेट इन द कॉमन स्पीच ऑफ एन ईरा। इसमें एडमंड स्पेंसर की द फेरी क्वीन 1590 टू 96, इसका जिक्र बहुत ही बखूबी किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्वीन में जो पुराने टर्म्स से पुरानी भाषा है उसका यूज़ किया है। दैट्स कॉल्ड द आर्केइज्म। अब उन सभी वर्ड्स का यूज़ करना जो कि आज की मॉडर्न लैंग्वेज में, मॉडर्न लाइफस्टाइल में पुराने हो चुके हैं, ऑब्सोलेट हो चुके हैं। इसका की एग्जांपल है एडमंड स्पेंसर का द फेरी क्वीन, जिसमें उन्होंने शॉशर के टाइम के वर्ड्स यूज़ किए हैं और उसको अपनी पोइट्री में जगह दी है। इसके अलावा किंग जेम्स का जो बाइबल का वर्जन है 1611 का, किंग जेम्स का जो वर्जन है बाइबल का, उसमें भी जो ट्रांसलेटर हैं उन्होंने प्रोज की गरिमा और गंभीरता को सचेत रूप देने के लिए आर्केइज्म का यूज़ किया है। मतलब किंग जेम्स की जो बाइबल है जो 1611 में बनी है, उसकी मॉडेसिटी या उसकी गरिमा या उसकी जो नेचुरलिटी है उसको दिखाने के लिए भी वहाँ पे आर्केइज्म का ही यूज़ किया गया है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जॉन कीट्स ने अपनी कविताएँ जैसे ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, देखिएगा यहाँ पे जॉन कीट्स ने ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, उसमें भी बहुत ही जो कविताओं के वर्ड्स हैं उसमें विथ ब्रीड या ओवर ब्रॉड, सी हेयर, विथ ब्रीड या ओवर ब्रॉड, ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे शब्द ओल्ड इंग्लिश के हैं। और ये जब ओल्ड इंग्लिश के टर्म्स हैं उन्होंने उसको अपनी पोएम्स में यूज़ किया हुआ है। अब्राहम लिंकन का भी नाम इसमें काफ़ी फेमस तरीके से लिया जाता है। हियर इज़ द नेम। अब्राहम लिंकन ने भी अपने प्रसिद्ध
गेटिसबर्ग एड्रेस भाषण की जब उन्होंने शुरुआत की थी, तो उस भाषण की शुरुआत भी उन्होंने आर्केज़म से ही की थी, जहाँ पर वो बताते हैं 4 scores of 7 years ago, सी द लाइन हेयर, 4 scores of 7 years ago, मतलब कि यहाँ पर वो कह रहे हैं 87 ईयर्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो पेज नंबर 18 पर, हेयर on a page number 18 we have archetypal criticism. आर्केटिपल क्रिटिसिज्म को अगर हम देखें तो यहाँ पर लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इसे एक आलोचना के रूप में बात की जाती है। आर्केटाइप का मतलब ये होता है उसमें कथा, डिज़ाइन या जितने कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में, या उनके जो थीम्स हैं, इमेजेस हैं, उनकी वाइड वैरायटी और उनके जो वर्क्स हैं ऑफ लिटरेचर एज वेल एज मिथ्स, ड्रीम्स और सोशल रिचुअल, इन सभी चीज़ों के बारे में बात की जाती है। अब इसका जो ओरिजिन है, इसके ओरिजिन को बेसिकली माना जाता है 1890 टू 1915 में जेम्स जी फ्रेजर ने द गोल्डन बर्ग, ये फिलोसफर हैं, इन्होंने कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में इसे आर्केटिपिकल क्रिटिसिज्म को जगह दी है। अब मनोवैज्ञानिक, एक और नाम यहाँ पर आपको दिखाई देता है, कार्ल सी जंग का। अब यहाँ कार्ल सी जंग, इन्होंने भी गहरे मनोवैज्ञानिक आधार को जगह दी है और उन्होंने मानव जाति का जो अवचेतन मन है उसके बारे में उन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहा है, जिसमें पैतृक संपत्ति, जो स्मृतियाँ हैं, जो मतलब जो हमारे पूर्वज की जो यादें हैं, वो सभी क्या होती हैं, सुरक्षित रहते हैं। अब इसका जो लिटरेरी इम्पैक्ट है, वो लिटरेरी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है 1934 में बेसिकली। अब 1934 में आप देखेंगे मॉड बॉकिंग की आर्केटाइपल पैटर्न्स इन पोएट्री, इसमें उन्होंने इस आलोचना को, इस क्रिटिसिज्म को स्पीड दिया है, मतलब लोग और इसके बारे में और ज़्यादा जानने लगे हैं। अब इसके कॉमन थीम्स की अगर बात करें तो इसका जो कॉमन थीम्स है उसमें बताया जाता है, ये देखिए ये वाला जो ये वाला जो पार्ट मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसमें बताते हैं कि मृत्यु और पुनर्जन्म का विषय है, जिसे क्या दिखाया गया है, जिसे मानव जीवन के जैविक चक्र, ऑर्गेनिक साइकिल और मौसम के बदलने से जोड़ा गया है, ठीक है। और इसके अन्य उदाहरणों में पाताल लोक की यात्रा, जर्नी बैकग्राउंड या बलि का बकरा, एस्केप गोट आदि टर्म्स शामिल हैं। आई होप ये आर्केटिपिकल क्रिटिसिज्म आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करें पेज नंबर 20 पे एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है, एम्बियंस, माहौल, वातावरण। अब एटमॉस्फेयर इज़ द इमोशनल टोन pervading a section or the whole of literary work which fosters in the reader's expectation as to the course of events, whether happy or more commonly terrifying or disastrous. अब ये एटमॉस्फेयर किसी लिटरेरी वर्क के किसी हिस्से या पूरी जो रचना है, जो क्रिएशन है, उसमें जो इमोशनल टोन है उसको दिखाता है और रीडर के मन में कुछ उम्मीदें पैदा करता है। जैसे विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, हैमलेट नाटक की शुरुआत में जो उनके अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, उन अलग अलग कैरेक्टर्स के अगर आप कॉन्वर्सेशंस को सुनेंगे तो उनका जो कॉन्वर्सेशन है एक डरावना है और रहस्यमयी माहौल बनाता है। लेकिन एस.टी. कॉलरेज की क्रिस्टेबल 1816 की ये एक अंधविश्वास और अलौकिक माहौल बनाती है। तो एटमॉस्फेयर का मतलब यही है कि लाइक वहाँ पे आप हॉरर की बात करोगे, सस्पेंस की बात करोगे या डरावनी चीज़ों की बात करोगे। अब इसके सैनोनिम्स की बात करें तो इसका वैकल्पिक शब्द मूड या फ्रेंच शब्द एम्बियंस से आता है। मैंने आप देखिएगा, आप यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा भी हुआ है एम्बियंस, एटमॉस्फेयर के लिए एम्बियंस। अब इस एम्बियंस के बारे में अगर आप बात करें तो ये ऑडिबल है, मतलब डाउन सॉन्ग की बात की जाती है। अब यहाँ पे डाउन सॉन्ग क्या होता है कि सूर्योदय या सुबह के समय गाया जाने वाला गीत। अब ऑथर या ऑथरशिप, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है इस क्लास का। ऑथर या ऑथरशिप के बारे में अगर बात करें तो ये पारंपरिक रूप से लेखक और लेखकत्व के बारे में बात करता जाता है और ऐसा माना जाता है कि ऑथर वो व्यक्ति होता है जो अपने इंटेलेक्चुअल
लेवल से और अपने इमेजिनेशन पावर का यूज़ करते हुए किसी क्रिएशन को डेवलप करता है। अब इसी क्रिएशन की अगर आप बात करें तो जो 1960 का पीरियड है, तो पोस्ट 1960 शिफ्ट का जो टाइम शिफ्ट हुआ था 1960 के बाद, तो 1960 के बाद जो पोस्ट कल्चरल थ्योरिस्ट थे उन्होंने इस लेखन की जो पारंपरिक और सर्वोच्च भूमिका है उसको चुनौती दी और टेक्स्ट को सांस्कृतिक और भाषाई संरचनाओं का हिस्सा माना। मतलब उसने माना कि कोई भी चीज़ जो लिखी हुई है उसका अपना वजूद है इन कंपैरिजन टू जो ओरल में है। एंड इसी में आप देखेंगे ऑन पेज नंबर 21, 1968 में रोलैंड पार्थोस प्रोक्लेम करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं द डेथ ऑफ द ऑथर अपने इस वर्क को, जहाँ पर वो डिस्क्राइब करते हैं फिगर इन्वेंटेड बाय अ क्रिटिकल डिस्कोर्स इन ऑर्डर टू सेट लिमिट्स टू द इनहेरिटेंट फ्री प्ले ऑफ द मीनिंग इन रीडिंग लिटरेरी टेक्स्ट सो अंडर स्ट्रक्चरल क्रिटिसिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चर। मतलब आप देखेंगे कि 1960 के बाद ऑथर एंड ऑथरशिप में, मतलब किसी व्यक्ति ने अगर उस वर्क को लिखा है तो उस वर्क को लिखा है उसमें उसका स्थायित्व, उसका स्वामित्व है कि नहीं, क्या वो पर्टिकुलर राइटर ही उस राइटिंग का स्वामी है, इस चीज़ के बारे में। और अगर आप ऑथरशिप की बात करें तो जो कॉन्सेप्ट है ऑथरशिप का, द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स possessed बाय एन ऑथर इज़ ईदर नेचुरल और नेसेसिटेड बाय द वे थिंग्स आर। मतलब ये बताती हैं कि जिस तरीके से ऑथर ने किसी चीज़ को लिखा है वही उसका स्वामी है, वही उसका इकलौता हकदार है। एक और टर्म्स यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, 15th और 16th सेंचुरी में प्राइमरी मैन्युस्क्रिप्ट्स का जो कल्चर था वो प्राइमरी प्रिंट कल्चर था। आपको याद होगा 1476 में जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो फिर जितने भी सारे राइटर्स थे उन्होंने अपनी अपनी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उसको प्रिंटिंग के फॉर्म में देना स्टार्ट किया और प्रिंटिंग के फॉर्म में देने के बाद वहाँ पर वो अपना नाम लिखवाने लगे। लेकिन एक और चीज़ है, जितने भी फेमस राइटर हुए उसमें से मोस्ट ऑफ द राइटर्स ने अपने इनिशियल फेज़ में आप देखेंगे तो उन्होंने बिना अपना राइटिंग नेम के ही शुरुआत की थी। उसके बाद जब वो फेमस होते गए तो उन्होंने अपना नाम दिया। इसमें से सबसे फेमस नाम आप अगर मॉडर्न टाइम में बात करें तो जॉल गार्सवर्थी का ही आता है। सो पेज नंबर 22 इज़ ऑल्सो द सेम। पेज नंबर 23 पे यहाँ मैंने कुछ लाइनें हाईलाइट की हुई हैं। हॉरेस के लिए, स्टीफन गिनबॉल्ट के लिए लिख की है मैंने, और यहाँ पे फर्स्ट फोलियो के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उसका अपना कंट्रीब्यूशन रहा है। सो ये सारी चीज़ें आप हाईलाइट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, ये हमारा एक और पार्ट यहाँ पर बढ़ जाएगा एवेंटगार्ड का, तो मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे हमारा लिटरेरी डिवाइसेस, सेकंड हो जाएगा बी फॉर बैलार्ड। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद एवरीवन।